अलादीन के जिन का ज़वाल। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा सादा इंसान था, तो इसने बाप की वफात के अगले ही रोज चिराग जमीन पर रगड़ा, जिससे फिजा में धुआं फैल गया, और फिर इस धुएं में से उनका खानदानी जिन खौफनाक कहकहे लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाजू मशरिक और मगरिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इस कवि हैकल जिनकी दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन हफ्तम ने एक नजर उसे देखा और फिर कहा, जरा दौड़कर नुक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सानची पान ला। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तामील की और दोबारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने इसे हुक्म का मुंतजिर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी अटे और सरकारी नलके से पानी भरकर उसे सहन में रख दो। जिनको अगरचा एक बार फिर बड़ी सुबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गुड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहकहे लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने जाग कर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक हिस्यानी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पतुमान कर ला और चाय बना। ये सुनकर पसीने के कतरे जिनकी पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फौराए हाथ से पूछ डाले और बादल नखास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ कि दिन महीने और साल गिरती गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पालिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर इसकी नजरों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिनमें एक तब्दीली रूनुमा हुई, इसकी जसामत पहले से बहुत कम हो गई। उसका कद भी घटता चला गया और उसके कहकहों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें ये रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रूमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहिब जीत कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, हता कि एक वक्त आया कि इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजू अब मशरिक और मगरिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सुकड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता उसकी कमर में दर्द होने लगा और पटेवी दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबेक्स टी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहिब जीत की खिदमत में हमातन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा कुफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक बेआविल गया था। सो अब उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की जरूरत न थी। वो कांधे पर रूमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सबकी नजरों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। जनाचाब अलादीन ने इसे बुलाना होता तो वो इसे हुए छूटे उधर ये कहकर आवाज देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहिब जी, अगर आप इजाजत दीन तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूं। आपको जो तनख्वाह मिलती है, इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुन काफ झिंप गया और फिर उसने रजामंदी के इजहार के लिए होले से अपनी गर्दन हिलाए। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है
اور چھوٹے اوے کی آواز سن کر تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو اپنی ہتھیلی پر الفاٹے لینے والا جن دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کروفر والا جن تھا، مگر میرے اکاہے نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ آدیر الفادیر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کروفر والا جن تھا۔